तो नमस्कार मित्रों। तो चलिए, आज शुरू करने से पहले एक दो बातें देखते हैं ढंग से, है ना। एक मूवी है विनोम, हॉलीवुड। तो मैंने देखी, तो उसमें मुझे सबसे बेहतरीन जो बात लगी, उसमें एक एक्टर कहता है, हीरो कहता है, आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इस तरीके से वो डायलॉग मारता है और सच में वो सही मारता है ना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर हम लोग चाहें, तुम लोग चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें कहने और सुनने में जितनी आसान लग रही हैं, करने में भी आसान है। अगर आप अपनी पूरी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगा दें तो, है ना। चलिए, अब शुरू करते हैं आज का काम। काम करने से पहले कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये बताइए साहब, ये आप जो भेज रहे हैं एनसीईआरटी डिक्टो नोट्स कैसे बनाएं। मित्रों सुनिए, देखो, पर्पज एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, पूरा का पूरा लाइन टू लाइन, ठीक है। उसके साथ साथ उसके अंदर जो रहस्यमयी बातें हैं उनको एक्सपोज में लाना है, उनको एक्सपोज करना है, ब्रेन के हर एक हिस्से में उस संदेश को पहुंचाना है कि वो लिख क्या रही है, ठीक है। ओके, उसका बिल्कुल जो क्रूड है, जो पूरा निचोड़ है, वो तो समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन उसके अंदर की जो स्टोरीज है वो बनी कैसे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसकी जो भाषा है उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं भेजता हूँ या आप बनाना चाहो तो सिंपल जो पॉइंट्स होते हैं ना, आप उनको लिखना शुरू करिए। जो आप देखते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, ऐसे मैं जानता हूँ, छोड़ दीजिए, ठीक। उसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, आप उनको करिए, सोचिए उनके बारे में, नहीं आता पूछिए। आप ना कॉन्सेप्ट लिखिए, कॉन्सेप्ट। आपको लगता बहुत बड़ा ये दे रखा है, कोई बात नहीं, शॉर्ट कर लो उसे अपनी लैंग्वेज में, कोई बड़ा बात नहीं है। आप नोट्स बनाना सीखो प्रॉपर वे में, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उसको फिनिश करो, कॉन्सेप्ट को लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, और फैक्ट और एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको लिखने ही लिखने हैं उसमें, अपने नोट्स में, ठीक है। और नोट्स को ना प्रिसाइज बनाइए थोड़ा सा, बिल्कुल एक्यूरेसी वाला कंटेंट उसमें डालिए थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो आप ऐसे बनाइए, आपको ये हेल्प करेगा। जो आपको लगता है कि इससे बाहर कुछ है तो मैं करवा दूंगा, आपको करते रहेंगे, इतना बड़ा मैटर नहीं है ना। तो अभी इसको बस यहीं से पढ़ना तो यहीं से पढ़ना है, बाहर से नहीं जाना है इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी कहानी से। और कहानी क्या है? कहानी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में लिखा, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसने फ्यूजन नहीं कहा, उसने इन्वॉल्वमेंट कहा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर देखो, ठीक है, गैमेट इन्वॉल्व ना हो तो समझ आता है, ठीक है, गैमेट तो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सेल डिवीजन से जीव बन रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर गैमेट इन्वॉल्व होने लगे तो क्या होगा, है ना। यही प्रश्न बनता है ना कि गैमेट इन्वॉल्व हो जाए तो क्या बनेगा। तो मित्रों सुनिए, जब गैमेट से कोई ऑर्गेनिज्म बने, जब गैमेट से बिना फ्यूजन हुए, जब कभी भी बिना फ्यूजन हुए, अर्थात अनफर्टिलाइज्ड एग से कोई ऑर्गेनिज्म बने, एग भी एक गैमेट है ना, है ना। तो क्या कह दिया, जब अनफर्टिलाइज्ड एग से कोई ऑर्गेनिज्म बने, उस प्रक्रिया को विज्ञान में कहा गया पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, गैमेट का इन्वॉल्वमेंट हुआ ना, एग का। मित्रों देखो, जो फीमेल्स होती है ना, वही जननी का दर्जा पाती हैं। तो हमेशा चीजें, एग, मैं मानव की बात करूं, मैं बहुत सारे एनिमल्स की बात करूं, एग
चीजें एग से बनती हैं, इस गैमेट से बनती हैं, ओवम से बनती हैं, नई चीजें इससे नया ऑर्गेनिज्म इससे बनता है। ठीक है, एग को फ्यूज कर दिया स्पर्म ने, नया ऑर्गेनिज्म बन गया। बात यहां से शुरू हुई कि एग फ्यूज हुआ था, ना कि स्पर्म। स्पर्म तो एक माध्यम था कि उसे तोड़ा जाए। ठीक है, वो एक इंफॉर्मेशन लेके आ रहा था स्पर्म। ठीक है, तो आपने कहा जब कभी भी अनफर्टिलाइज्ड, कैसा अंडा, जो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, इससे ऑर्गेनिज्म बने, दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। आपके मन में सवाल होगा, प्रकृति में ये देखने को कहाँ मिलता है? देखो भैया, जो बीज होती हैं, जो हनी बी होती हैं, मधुमक्खियां, उनमें देखने को मिलता है। हालांकि हनी बीज में जो क्यून होती है वो फर्टिलाइज्ड एग से बनती है, परंतु जो ड्रोन होता है, जो मेल होता है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। आप इसको देख पाते हैं बीटल्स में, वास्प में, एफिड्स में, टर्माइट्स में, ग्रास हुपर में, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं जैसे मैं बोलता रहूं। ठीक है, इन सभी में ये है पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, इसको कई बार कहा जाता है वर्जिन बर्थ, वर्जिन बर्थ पार्थिनोजेनेसिस को। ओके, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। शुरू करें तो मित्रों देखो, आप सबसे पहले मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, कुछ टर्म्स थे उसमें, मैंने जब आपको डाला नोट्स, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या है? देखो, एम्फी का मतलब दो और मिक्सिंग का मतलब मिलना, फ्यूज होना। जब कभी भी मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो, मिलें और जाइगोट बने, और इस जाइगोट से एम्ब्रायो बने, एम्ब्रायो से फिर एक ऑर्गेनिज्म बन गया, इसको हम क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। अर्थात एम्फीमिक्सिस तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो गया। बिल्कुल सही बात, सही सोच रहे हैं आप, सोचते रहिए और सुनिए, सही सोचोगे आंसर सही आएगा। ठीक है, चीजें सही होती चली जाएंगी सही सोचना पर। ओके, अब आपने कह दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या हुआ, दो आपस में मिले गैमेट्स। ठीक है, अब ये गैमेट्स एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म के भी हो सकते हैं। कोई बाइसेक्सुअल है जिसके पास दोनों सेक्सेस हैं, दोनों मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, तो उसमें भी हो सकता है। डिसिमिलर में भी हो सकता है, एक मेल है फीमेल है, अलग अलग बॉडीज हैं, उनमें भी ऐसे काम हो सकता है। ठीक है, दिस इज एम्फीमिक्सिस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम। अब आप देखते क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो भाई साहब बहुत बड़ी प्रोसेस है, इलेबोरेट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बड़ा स्लो है, समय लेता है। सर असेक्सुअल कितना समय लेता है? तो सुनिए, मैं बात करूं, अगर कोई बैक्टीरिया, कोई जीवाणु असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे तो 20 मिनट में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन से बन जाता है नया दूसरा। मैं अमीबा की बात करूं 13-14 मिनट, मैं प्लेनेरिया की बात करूं 90 मिनट। मित्रों देखिए, 1 से 2 बन गया 90 मिनट में। ठीक है, 90 मिनट, 1.5 घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना तेजी से होता है, बट ये कहा क्या है, बहुत स्लो है। आपने और क्या कहा साहब, इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं ना, वो पेरेंट्स से नहीं मिलते, वो उनके डिसिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। बिल्कुल सही बात, मदर फादर दोनों के क्रोमोजोम, ठीक है, दोनों के अलग अलग जीन्स। ठीक है, इसीलिए ऐसा हुआ। वो ऑर्गेनिज्म आपस में भी नहीं मिल पाते। ट्विंस का अलग केस है, वहां भी 2 टाइप के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल, वो अलग मैटर है। तो आप समझो इस बात को, नॉन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है, और ये नॉन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग डिफर होते हैं पेरेंट से, सिंपल बात। आगे बात करते हैं अब हम एपोमिक्सिस की। जिस प्रकार एम्फीमिक्सिस होता है सेक्सुअल रिप्रोड, एम्फी मीन्स टू, ऐसी एपो होता है विदाउट, एपो मीन्स विदाउट मिक्सिंग। यानी कि ये हम किसकी बात करते हैं जब ये शब्द आ जाए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एक शब्द है सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। मित्रों सुनिए, सोमेटोजेनेटिक रिप्रोडक्शन का मतलब क्या? देखो, हमारे शरीर में, मानव की बात करो, हमारे शरीर में 2 सेल है, एक जर्म सेल और दूसरा सोमेटिक सेल। जर्म सेल क्या है? सेक्स सेल्स, गैमेट्स, और इसको छोड़कर जितनी भी सेल बनी वो क्या है? सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स।
क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? सोमेटिक सेल्स, ठीक है, अंदर क्या ये रिप्रोडक्शन करती होंगी? आप खुद देखिए, आप मानव हो, आपकी स्किन क्या नई स्किन पैदा कर सकती है? नहीं, या ये स्किन है, दूसरा नई स्किन वहां पैदा हो गया, हो सकता है। आपका बाल नया बाल पैदा कर सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। आपकी आंखें, आपका ब्लड, आपकी सेल्स नहीं कर सकती है। हम में वो क्वालिटी नहीं है, हम में सोमेटिक रिप्रोडक्शन नहीं है। सोमेटिक रिप्रोडक्शन किस में होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, यूग्लिना, इनमें होता है भाई साहब। ओके, तो आप ध्यान रखिए, सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन में नहीं होता। नो, नॉट इन ह्यूमन। ठीक है, अगली बात, अब हम बात करेंगे थोड़ी सी आगे की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, देखो इस दुनिया में बहुत ही डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, एक वायरस बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक, है ना, छोटे से जीव से लेके महामानव तक, है ना। अब सुनो, ये जो सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिन जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंगस, एल्गी, ये दिखने में इनकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर जो बहुत सारी वाइटल एक्टिविटी वो अलग अलग हो सकती हैं, परंतु जब बात आती है, जब बात आए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड की, तो ये एक जैसे पैटर्न शो करते हैं, ये सिमिलर पैटर्न शो करते हैं, सिमिलर पैटर्न, ठीक है, एक जैसा पैटर्न। और मित्रों, उस एक जैसे पैटर्न को हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। वो एक जैसा पैटर्न होता है उनका लाइफ साइकिल में जो फेजेस होती हैं। हर एक बैक्टीरिया, हर एक मानव पहले ज्यूवेनाइल फेज से गुजरता है, हर एक प्लांट, हर एक फंगस पहले ज्यूवेनाइल फेज से गुजरेगा, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, फिर वो सेनिसेंस फेज में आएगा। ठीक है, पहले वो ज्यूवेनाइल में आएगा, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा, फिर वो सेनिसेंट फेज में आएगा, या फिर ओल्ड एज में आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले जुवेनाइल फेज। देखो, ये बिल्कुल वो टाइम पीरियड है, वो शुरुआती समय है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को तैयार करता है रिप्रोडक्टिव फेज के लिए। तो मैं कह सकता हूं जुवेनाइल फेज ऑल्सो प्री रिप्रोडक्टिव फेज। सिंपल बात कह सकता हूं ना? बिल्कुल कह सकता हूं, ऐसा ही है ना। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है? दिस इज द टाइम पीरियड of growth between birth of an individual up to reproductive maturity। बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, ठीक है। बर्थ से डेथ क्या बनता? पूरा लाइफ स्पान। लेकिन जुवेनाइल में क्या हुआ? तैयारियां हो रही हैं, रिप्रोडक्टिव फेज के लिए तैयारी हो रही है भैया। जुवेनाइल फेज को प्लांट्स में कहते हैं वेजिटेटिव फेज, क्योंकि वनस्पति है वो, है ना, वनस्पति, वेजिटेशन है। तो आप क्या कहेंगे? वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में होती है। जुवेनाइल का ये दूसरा, जुवेनाइल का ये नाम है प्लांट्स के अंदर, वेजिटेटिव फेज। ओके, अब देखो इसमें होता क्या होगा। आपको पता है हमारी बॉडी में थोड़ी सी ग्रोथ होती है, प्लांट्स के अंदर लीफ बनना शुरू, ठीक है, अलग अलग लीफ के पैटर्न बनना शुरू, किसी बर्ड्स के अंदर विंग्स का बनना शुरू, फैलना शुरू, है ना। ऐसी तैयारियां होती रहती है ना, धीरे धीरे बॉडी में तैयारी हो रही है, नई नई सेल्स ग्रो कर रही है धीरे 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 धीरे, ऐसा होता है ना, वही है जुवेनाइल फेज। अब आगे क्या होगा? वेरी वेरी आईएमपी, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है कई बार। आगे जब वो तैयारी कर लेगा, बॉडी अपनी तैयारी कर लेगा, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज वो है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म अपने आप को तैयार कर लिया प्यूबर्टी लाने के लिए, ठीक है। प्यूबर्टी, मेल और फीमेल्स में बहुत सारे बदलाव, शारीरिक बदलाव, ठीक है, जर्म सेल गैमेट्स के लेवल पे बदलाव होना शुरू हो गए, ठीक है, उनकी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी में बदलाव होना शुरू हो गए, वो है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, ओके। तो आप क्या कहेंगे? इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, मैच्योर होते हैं, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। ओके, अब आप सुनना ध्यान से, मैं सबसे पहला एग्जांपल लूंगा प्लांट्स में क्या हो रहा है। देखो, प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो मित्रों सुनो, वो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या क्या करेंगे। देखो, अगर
कोई प्लांट एक सीजन में फ्रूट दे, फ्लावर दे और उसके बाद मर जाए, दिस इज कॉल्ड मोनोकार्पिक प्लांट्स। दोबारा सुनो, ऐसे पौधे जो केवल अपने पूरे जीवन काल में एक बार फ्लावर दें, उनका एक ही सीजन आता है, उसमें फ्लावर देते हैं और खत्म, ठीक है, वो एनुअल प्लांट होते हैं, एक सीजन वाले। एनुअल का मतलब ये मत समझना पूरा साल, नहीं नहीं, ये नहीं है उसका मतलब। तो ध्यान रखना, मोनोकार्पिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं, ठीक है। आफ्टर फ्लावरिंग दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड डाई। आप अगर आप एक किसान हैं तो ऐसा आप कहाँ देखने को मिलता है? चावल में देखने को मिलता है, गेहूं में देखने को मिलता है ना। बम्बू स्पीशीज, बांस में देखने को मिलता है, ठीक है। बांस अपने पूरे जीवन काल में 50 से 100 साल के जीवन में वो करेगा क्या? वो एक बार फ्लावर देगा, ठीक है, और उसके बाद मर जाएगा। और ये पता बांस कहाँ होता है? जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना भारत के, जो 7 सिस्टर्स हैं, और जो साउथ एशियन नेशंस में ईस्टर्न की साइड आते हैं, म्यांमार में, वहाँ बम्बू की खेती होती है और बड़े खतरनाक होता है जब ये फ्लावर देते हैं, ठीक है। जब फ्लावर आता है ना तो बड़ी मीठी सुगंध आती है, घरों से चूहे निकल के आते हैं और खा जाते हैं, ठीक है, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए बम्बू कल्टीवेशन है उसमें अकाल पड़ जाता है, कुछ साल में अकाल पड़ जाता है बम्बू की फ्लावरिंग के बाद। गवर्नमेंट फिर उनको फ्लावरिंग होने से पहले ही काट देती है। बहुत अच्छा काम कर रही है मिजोरम गवर्नमेंट और दूसरी जो गवर्नमेंट है दूसरे देश में। तो ये है बम्बू, ठीक है। अब मित्रों, कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अपने जीवन काल में कई बार फ्लावर, कई बार फ्रूट प्रदान करेंगे और देने के बाद मर जाएंगे, ठीक है। जो भी आप फल खाते हो हर सीजन में चलता, आप ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, गवावा, मैंगो, एप्पल, है ना। सीजन आया स्टार्ट, फिर सीजन आया स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि सीजन आया फ्रूट दिया मर गया, नहीं, ये है पॉलीकार्पिक, ठीक है, पेरेनियल, बहुत सीजन्स तक देते रहते हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में बड़ा ही जबरदस्त एक बात लिख रखा है और उस जबरदस्त बात में है एक प्लांट का नाम, और उस प्लांट का नाम है नीला कुरंजी, और उसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोब्लेंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी। नीला, मित्रों, फ्लावर इतने अद्भुत, इतने सुंदर होते हैं नीला कुरंजी के, बहुत ज्यादा। जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु का जो मुन्नार हिल्स हैं, मुन्नार जो पर्वत श्रृंखला है, मुन्नार, वहां पे होते हैं। और आप हैरान होंगे, 12 साल में एक बार फ्लावर, ये 12 साल तक तैयारी करता है फ्लावर बनाने की, है कमाल, है ना। पिछले बार ये 2006 में देखा गया, सितंबर 2006 में, फिर बार है 2018 में, और फिर बार है 2030 में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या बात है नीला कुरंजी की, ये है ऐसा अद्भुत पौधा, ठीक है, 12 साल में एक बार फ्लावर। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव फेज कितना, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड होता है उनका रिप्रोडक्टिव फेज का, जुवेनाइल फेज का, सेनीसेंस का, कुछ समय के बाद सेनीसेंस आता है, किसी में जल्दी किसी में बाद में। प्रकृति है, बड़ी अद्भुत है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। प्लांट्स के बाद हम बात करेंगे एनिमल्स की, ठीक है। एनिमल्स में सबसे पहले नंबर पे मैं लूंगा, देखो, जो एनिमल्स होते हैं ना, जो एनिमल होते हैं उनमें एक ब्रीडिंग का समय होता है, टाइम ऑफ ब्रीडिंग के आधार पर एनिमल को 2 भागों में बांटा जाता है। वन इज सीजनल ब्रीडर्स एंड सेकंड वन इज कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। एंड सेकंड वन इज कंटिन्यूअस ब्रीडर। देखो, सीजनल ब्रीडर्स कौन है? जो पार्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। उनका एक सीजन आता है, एक समय आता है, उसमें वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। जैसे फ्रॉग है ना, एक सीजन में आता है। लिजार्ड
ज़्यादातर बर्ड्स और डियर ये सभी के सभी सीजनल ब्रीडर हैं। इनका एक समय आएगा उसमें ये रिप्रोड्यूस करेंगे, बस खत्म बात। लेकिन कुछ होते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स, इनका कोई सीजन नहीं है, ये कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन रिप्रोड्यूस। Continuous breeders are the animals which continue to breed throughout their sexual maturity। जैसे हनी बी में क्वीन, पोल्ट्री में जितने भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं आपको, जितने भी बर्ड्स, रैबिट, माइस, कैटल, ह्यूमन बीइंग, ये सभी क्या कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। तो ये है ब्रीडिंग। टाइम के आधार पे सीजन में कह दिया, पूरे साल, पूरा जीवन काल में कह दिया, पूरे फेज में कह दिया, ठीक है। अब यहां से ना आप एक बात को समझना, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स, ह्यूमन की बात करते हैं। देखो प्रकृति ने कितना अद्भुत चीज बनाया है। 45 वर्ष के बाद फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हट जाती है, उनमें मीनोपॉज आ जाता है, ठीक है। जो गैमेट्स, जो अंडा बनना बंद, खत्म, है ना, ठीक है, मीनोपॉज। मनुष्य में, मेल में क्या होता है, उनमें आता है लिबिडो, सेक्सुअल अर्ज उनमें एज के हिसाब से घटती रहती है, इसे कहते हैं हम लिबिडो, ठीक है। अब आप देखिए ऐसा क्यों हुआ प्रकृति में, क्योंकि देखो जैसे हम ओल्ड एज में चलते चले जाते हैं तो हमारे अंदर जो गेमेट्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी, गुणवत्ता में कमी आ जाती है, ठीक है। अगर गुणवत्ता में कमी आ जाएगी तो आने वाला ऑर्गेनिज्म को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे। इसलिए प्रकृति ने क्या किया, उनको समय से पहले जीवन उनने पहले रोक लिया कि नहीं, ठीक है। आपने देखा होगा लेट जिनका शादी होता है काफी, तो जेनेटिक डिसऑर्डर के चांसेस जो होते हैं उनके बच्चों में, क्योंकि क्वालिटी ऑफ गैमेट्स डिक्रीज हो गए, उनकी गुणवत्ता, उनकी प्योरिटी में कमी आ गई, ठीक है, ओके। तो चलिए अब बात हम करते हैं छोटी सी, ये तो था ब्रीडिंग के हिसाब से, हम बात करेंगे उनके अंदर जो साइक्लिक चेंज होते हैं उनके आधार पर, ठीक है। तो सुनना बात को, कुछ फीमेल्स, और वो फीमेल्स जिनमें प्लेसेंटा होता है, ऐसे मैमल्स जिनमें क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है, उनमें साइक्लिक चेंजेस होती हैं उनकी ओवरीज के अंदर, उनकी जो असेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट होती है उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है उनमें हार्मोन्स का बदलाव होता रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनमें एक साइकिल चेंज होता है, ठीक है, फीमेल्स के अंदर। उसके आधार पर सुनना, जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स कौन होते हैं, जैसे बंदर, एप्स, कपी और ह्यूमन बीइंग, ये होते हैं प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट है। ये जो प्राइमेट्स होते हैं ये करते क्या है, ये लोग, ये जो प्राइमेट्स होते हैं इनमें साइक्लिक चेंज जो होता रहता है पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव फेज में, और उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एवरी मंथ, ठीक है। जो भी रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हुई 12-13 साल से लेके कहां तक, 45 साल तक, पर मंथ ये होना स्टॉप हो जाता है। और यही निशानी है जननी की, है ना, माता बनने की, ये निशानी है। तो उनमें आपने देखा क्या, जो प्राइमेट्स होते हैं, जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज में वो कंटिन्यूसली एक टाइम पीरियड के बाद साइकिल चेंज होते रहते हैं उनकी ओवरीज के अंदर, उनके रिप्रोडक्टिव डक्ट्स के अंदर, ठीक है, उनमें हार्मोन का बदलाव होता रहता है, उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक होता है ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक। देखो जो नॉन प्राइमेट्स हैं, शिप हो गया, गॉट हो गया, काउ हो गया, बफेलो हो गया, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर है ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक है, इनके अंदर क्या है, ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक। हमने प्राइमेट्स के अंदर नाम क्या दे दिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनके अंदर उस साइकिल के बदलाव को क्या कह दिया, ऑस्ट्रस साइकिल, ठीक है, सिंपल बात। अब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और थर्ड वन इज सेनेसेंस फेज, यानी कि ओल्ड एज। अब ओल्ड एज में होता क्या है, एंजाइम बनना बंद, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो, आपकी सेल की ग्रोथ बंद, और आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, आपकी सेल मरने लगती हैं, वही क्या है, सेनेसेंट फेज, सिंपल बात। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इस फेज से ये फेज आई, इसके बाद फिर ये फेज आया, और ये जो ट्रांजिशन हो रहा है एक फेज से दूसरा फेज का टाइम, फिर अगली फेज का टाइम, और फिर मृत्यु, फिर डेथ,
ये किसके कारण हो रहा है? ये हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनके कारण हो रहा है। हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन फेज। ठीक है, ट्रांजिशन जो ये एक फेज से दूसरे फेज का जो ट्रांजिशन है ना, जो टाइम है, इसमें बदलावों का मुख्य कारण क्या है? हार्मोन्स। ठीक, केवल और केवल हार्मोन्स है इनके अंदर। चलो अब हम बात करते हैं जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इनमें हार्मोन्स आपने कह दिया ये समय के हिसाब से ये एक फेज से दूसरे फेज के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसी कारण क्या हुआ? ये फेजेस आगे बढ़ती चली गई, है ना। इससे ये से ये और फिर डेथ, ये सब किसके कारण हुआ? केमिकल्स के कारण हुआ। और वो केमिकल्स कौन है? वो हार्मोन्स हैं। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान देना चीजों की तरफ। देखो अभी चल क्या रहा है, अभी सारी चीज हो रही है, गैमीट वैमीट ये और वो सब बात हो गई। अब बात हो गई फर्टिलाइजेशन की तैयारी। ठीक है, कि जो मेल और गैमेट की, तुम मेल और फीमेल गैमेट की बात कर रहे हो ना, वो फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कौन कौन से चक्र हैं, वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो आगे आगे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन, अर्थात फर्टिलाइजेशन से पहले का। फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और फिर क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपने क्या जाना? आपने कहा सर देखो, जहां एरो ऊपर की तरफ होती है वो होता मेल गैमेट, आपने फ्यूज करवाया फीमेल गैमेट के साथ, तो क्या बना? जाइगोट, है ना, जाइगोट। गैमेट किससे बनते हैं? म्यूसिस से। तो देखो अब जाइगोट, जब जाइगोट बनता है इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। और फिर जाइगोट्स में जब माइटोसिस डिवीजन होता है क्या बनता है? एम्ब्रायो, भ्रूण। और फिर एम्ब्रायो में ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, अन्य अन्य चीजें बननी शुरू हो जाती हैं, ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। तो देखो फर्टिलाइजेशन पहले, प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें तैयारी करनी पड़ेगी फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कि सब काम हो चुका है, पोस्ट एम्ब्रायो का काम शुरू हो जाएगा, है। तो चलो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले तो मित्रों आपको पता है फर्टिलाइजेशन से पहले तो गैमेट ही बनना चाहिए। ठीक है, गैमेट बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब हमें समझना पड़ेगा ध्यान से कि गैमेट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि गैमेट वास्तव में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से दिखने में, फिजियोलॉजी में कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, कोई मोटाइल होता है, कोई नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं ह्यूमन की बात करता हूँ। ठीक है, जो एग होता है फीमेल्स में, जो एग होता है, ओवम होता है, गैमेट है, वो होता है साइज में लार्ज, साइज में कैसा? लार्ज और नॉन मोटाइल। ठीक है, फंक्शन कैसा है उसका? फिजियोलॉजी कैसे उसकी? नॉन मोटाइल है। ठीक है, वो मूव नहीं करता, लेकिन वो कैसा है? लार्ज है, साइज में बड़ा है। जो स्पर्म है साइज में बहुत छोटा है, और वो क्या है? मोटाइल। आपने क्या देखा? दोनों के साइज में अंतर है, दोनों की एक्टिविटी में अंतर है। ठीक है, ऐसे जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स आते हैं हेट्रोगैमेट्स में। हेट्रो मीन्स अलग अलग। ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं एन आइसोगैमेट्स। ध्यान रखना, हेट्रोगैमेट्स क्या है? जब दो गैमेट्स किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी स्पीसीज में, जब दो गैमेट्स आपस में कैसे हों? साइज में कैसे हों? अलग अलग हों। सिंपल बात। ठीक, मिलते जुलते ना हो। अंडा लार्ज है, स्पर्म छोटा है, आपने क्या कह दिया? दिस आर हेट्रोगैमेट्स। और इसी का नाम, दूसरा नाम क्या है? एन आइसोगैमेट्स। ठीक, एन आइसोगैमेट्स। देखो ये तो होगा एन आइसोगैमेट्स। अब एनसीईआरटी में बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है इसको दिखाने के लिए। ठीक है, उसमें दिखा रखा होगा एक एल्गी, और उस एल्गी का नाम है फ्यूकस। फ्यूकस, उसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों का साइज अलग अलग दिख रहा होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा होगा। ठीक है, जब साइज स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है, दिस कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। सिंपल बात। होमोगैमेट्स क्या है?
होमोगेमेट्स का दूसरा नाम क्या है? आइसोगेमेट्स, जो दिखने में एक जैसे हैं, जो संरचना में एक जैसे हैं और जो आकार में एक जैसे हैं, दीज आर कॉल्ड होमोगेमेट्स। तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा नाम की एक एल्गी होती है, वो कैसी होती है? होमोगेमेट। तो उनका स्ट्रक्चर एक जैसा, साइज एक जैसा। अब एक अगला शब्द आएगा फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमेट्स। देखो, फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमेट्स, ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकली, जो दिखने में कैसे एक जैसे, लेकिन उनकी जो फिजियोलॉजी है ना वो अलग अलग है। समझो बात को। देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक मल्टी सेलुलर एल्गी है, स्पायरोगायरा। अब ये जो स्पायरोगायरा है ना, इसका आप स्ट्रक्चर देखना, ये मल्टी सेलुलर है, ग्रीन एल्गी, फिलामेंट होता है इसमें, ठीक है। इसमें हम देखने को क्या मिलता है, जो स्पायरोगायरा का फीमेल गैमेट होता है और जो मेल गैमेट होता है वो मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं, एक जैसे, ठीक है, नॉन मोटाइल। और नॉन मोटाइल गैमेट्स को हम दूसरा नाम भी कह देते हैं एप्लेनोगैमेट, एप्लेनोगैमेट, ठीक है, एप्लेनो। तो जो ये एप्लेनो नेचर होता है इनका, जो नॉन मोटाइल नेचर होता है इनका, ये किस में आ गया? और मॉर्फोलॉजी भी एक जैसी, आइसोगेमी में आ गया। लेकिन स्पायरोगायरा में एक्टिव, मैं बात करूं एक्टिव और इनएक्टिव गैमेट कौन सा है, तो ज्यादा एक्टिव गैमेट होता मेल और इनएक्टिव गैमेट होता फीमेल, ठीक है, मेल के तुलना में कम। तो इसी को हम कह देते हैं फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकल वो एक जैसे हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल वो कैसे हैं? एन आइसोगेमेट है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे ढंग से, ओके। तो मैं एक छोटी सी बात और कह दूं, जब ये गैमेट आपस में मिलते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन को हम दूसरा नाम दे देते हैं सिनगेमी, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे होमोगेमी, हेट्रोगेमी और ऊगेमी, ठीक है। आप एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे, आप देखना क्लेडोफोरा देखना, आप ह्यूमन स्पर्म और एग देखना, ठीक है, आप यूलोथ्रिक्स का देखना, वॉलबॉक्स का देखना, ठीक है, क्लेडोफोरा का देखना। तो आपको फ्यूकस का देखना, ये फ्यूकस, क्लेडोफोरा, ह्यूमन से आपको दे रखा है प्री फर्टिलाइजेशन गैमेट्स कैसे कैसे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा, साइज कैसा, एक जैसा होमो, अलग अलग हेट्रो, और फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमेट्स क्या बोलेंगे आप लोग, इसको क्या बोलेंगे? दिखने में एक जैसे, लेकिन एक ज्यादा एक्टिव एक कम एक्टिव, ठीक है तो आइसोगेमी ही, लेकिन फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमस है, ठीक है, उनकी फिजियोलॉजी में अंतर है, थोड़ा अंतर। तो अब हम अंत में बात करते हैं होमोगेमी, हेट्रोगेमी, ऊगेमी, ठीक है, ऊगेमी। जब ये गैमेट्स आपस में मिलेंगे, होमोगेमेट्स आपस में मिलेंगे, आइसोगेमेट्स आपस में मिलेंगे, वो होमोगेमी कहलाएगा। हेट्रोगेमी कौन सा होगा? जब हेट्रोगेमेट्स मिलेंगे। और ऊगेमी क्या होता है? हम में मेल में स्पर्म और फीमेल में एग, ये जब मिलेंगे इनको कहते हैं ऊगेमी, ओके। तो आज के लिए इतना ही। इतने से पहले आप एक बात और समझना, फीमेल्स में मैंने ह्यूमन फीमेल और मेल में बता दिया कि बड़ा आकार लार्ज साइज अंडा का होता है, स्मॉल साइज स्पर्म का होता है, ऊगेमी, हेट्रोगेमेट्स, ठीक है। तो अब हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 मार्क्स का था, जल्दी फिनिश हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, मैं बताऊंगा। क्वेश्चन सीबीएसई का यहाँ से पूछा गया था कई बार, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, देन द चैप्टर विल बी फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच।